दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर लग गया आज 5% का अपर सर्किट और इसके पीछे वजह है क्वार्टर 4 का रिजल्ट। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा और इस रिजल्ट ने पूरा मामला पलट दिया। अब यहाँ पे सर्किट लिमिट अगर 5% की नहीं होती तो स्टॉक और भी दौड़ सकता था, लेकिन फिर से 19 तक आ चुका है। तो क्या इस बार पुरानी 24 की हाई तोड़ के नई हाई बनाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कितनी मजबूत हुई है कंपनी, इस रिजल्ट के बाद क्या इस समय खरीदारी का मौका बनता है। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो बाजार में तो तूफानी तेजी थी, उसके बावजूद भी रिलायंस पावर के स्टॉक में कुछ हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों स्टॉक पिछले दिनों जबरदस्त दौड़ा उसके बाद में सुस्त पड़ गया है, जबकि लगातार अपर सर्किट लग रहे थे। तो यहाँ पे अनिल अंबानी को लेकर एक बुरी खबर भी है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर की बात कर ले तो आज सीधा अपर सर्किट लगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही शानदार था और 19 पे आ गया स्टॉक 5% के अपर सर्किट के साथ। इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो कि इसका जो 52 वीक का लो है वो 5.55 का है और हाई है वो 24 का है। तो फिलहाल स्टॉक अभी ऊपर के लेवल से देखते हुए 5 रुपये कम आपको नीचे मिल रहा है। पिछले दिनों ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, तब रिलायंस पावर और जेपी पावर दोनों ही ज़बरदस्त दौड़े और उसके बाद में बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन भी आया। अभी फ़िलहाल इसकी ऑल टाइम लो रेंज है वो 35 पैसे की है और आप देख सकते हो 143 इसका ऑल टाइम हाई है। यानी 2008 के पहले स्टॉक 143 के आसपास ट्रेड किया करता था और कोरोना काल में ये 30-35 पे आ गया। क्या ये आने वाले समय फिर से उस लेवल पे जा सकता है। तो जिस तरह से सरकार ने इस समय पावर सेक्टर के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, सभी जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि आने वाले समय भी बहुत ज़्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी और वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में थर्मल पावर प्लांट को भी सरकार की तरफ से पूरी सहायता देनी होगी और साथ में इसके पास तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, यानी कंपनी क्लीन एनर्जी का निर्माण भी करती है और इसीलिए आने वाले समय जेपी पावर का फ्यूचर ब्राइट दिखता है, क्योंकि इसके पास खुद की 2 कोल माइंस है। जैसे में कोल की शॉर्टेज की भी चिंता इनको दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पे देखिए, इस बार कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। पिछली बार कंपनी को लॉस था, इस बार कंपनी ने शानदार प्रॉफिट दिखाया। तो यहाँ पे कंपनी ने 588.79 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया। पिछले साल सेम क्वार्टर में 43.99 करोड़ का लॉस था, तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। और आप देख दो कि यहाँ पे इसका जो कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू देखे तो वो भी काफ़ी शानदार है, 1514.83 करोड़ के आसपास। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1379.88 करोड़ के आसपास था। और आप देखें तो कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रति शेयर बेसिक अर्निंग 0.69 रुपीज़ हो चुके, जो एक साल पहले अगर आप देखें तो प्रति शेयर बेसिक लॉस था 0.04 रुपीज़ के आसपास। ये सबसे बड़ी जीत है। पूरे साल का अगर रेवेन्यू देखें तो 6762.78 करोड़ के आसपास, जो एक साल पहले अगर देखें तो 5786.67 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और आप देख सकते हो कि आशा के अनुरूप से भी अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं इसको। और स्टॉक ने भी काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। एक सप्ताह में देखें तो 6% की तेज़ी बनी, एक महीने में 20% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों की बात करें 12% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में यहाँ पे 104% का काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और पिछले एक साल की बात करें उसने 217% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुका है। और अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, क्या इस समय निवेश करना चाहिए, तो बिल्कुल ये मौका अच्छा है, क्योंकि कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 91% बाई की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पूरा 100% बना हुआ है। दाव लगाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है और ये अपनी पुरानी हाई वापस टच कर सकता है, यानी 3 डिजिट में जा सकता है अगर आप इसको कम से कम 5-6 साल दे तो, क्योंकि 2030 तक तो कोल डिमांड पीक पर ही होगी और ऐसे में इस स्टॉक की फ्यूचर तो हमें ब्राइट दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 28 पर, क्लोजिंग थी कल फ्राइडे की 27.70 के आसपास। इंट्राडे में 28.20 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से आगे गिरावट और 27.45 का इसने लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 27.60 के आसपास, 0.36% की गिरावट के साथ। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बाजार में बहुत बड़ी तेज़ी थी, करीब 900 पॉइंट की तेज़ी BSE सेंसेक्स में और निफ्टी एनर्जी में भी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी। उसके बावजूद भी स्टॉक दबाव में रहा, तो इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग।
अब आप देखो स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा था, अब आप देख पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी सीमित दायरे में ही ट्रेड करा है। 22 अप्रैल को देखो तो स्टॉक 28.15 के आसपास है, जहाँ पे 0.4% की तेज़ी बनी। 23 अप्रैल की बात है क्लोजिंग 28 के आसपास है, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। 24 अप्रैल की बात है क्लोजिंग 27.60 के आसपास है, जहाँ पे 1.4% की गिरावट हुई। 25 अप्रैल को स्टॉक 27.50 के आसपास है, जहाँ पे 0.4% की फिर गिरावट हुई। लेकिन 26 अप्रैल को 27.70 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.7% की तेज़ी देखने को मिली। तो फिलहाल स्टॉक में न यहाँ पे अपर सर्किट लग रहे न लोअर सर्किट लग रहे, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी फिर शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करिए, इसके लिए अपने कुछ प्रोजेक्ट है जो कंपनी बेच रही है, आने वाले समय भी ऐसे ही कुछ संभावना तलाश रही है। लेकिन इसके बीच में अनिल अंबानी के लिए एक झटका साबित हुआ एक खबर। तो देख दो कि इनकी जो रिलायंस कैपिटल जिसका पूरा का पूरा लैंडर समाधान योजना आगे बढ़ रही है, लेकिन उसमें प्रगति बहुत धीमी है और इसी वजह से जो लैंडर्स है उन्होंने चिंता जताई है। तो देखो कि हिंदुस्तान समूह की शाखा इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड ने अभी जो बहुत सारी जो प्रक्रिया है वो अभी उसमें मंजूरी नहीं मिल पाई, बहुत सारी अलग अलग एजेंसियों की मंजूरी लेनी है, उसमें अभी समय लग रहा है। तो ये कहा है कि 27 मई की समाधान योजना की समय सीमा पर टिके रहने को कहा है और जल्द से जल्द इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लैंडर्स है उनकी तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 27 मई तक 9,650 करोड़ रुपीज़ के भुगतान कर दिया जाए। तो अनिल अंबानी के लिए एक टेंशन जरूर है। वैसे यहाँ पे एनसीएलटी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और ये जो इसका जो पूरा ये समाधान योजना लाई गई जिसमें 27 फरवरी को समाधान योजना को मंजूरी दी थी और 90 दिन के भीतर यानी जो समय 27 मई को खत्म हो रहा है तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करना था और 9,650 करोड़ का जो अग्रिम भुगतान करना है अपने लैंडर को। तो अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन अभी देखें तो इसमें कुछ मंजूरी अभी मिल नहीं पा रही है, उसकी कोशिशें जारी है, जल्द से जल्द करेंगे। अनिल अंबानी ने ऑलरेडी अब ठान ही लिया है कि उनको सिर्फ रिलायंस इंफ्रा और जिसकी सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस पावर, अब देखें तो ये दो कंपनियों को लेकर ही आगे बढ़ना है। इसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी है, कंपनियों को जल्द से जल्द कर से बाहर निकालने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय वो सारे टेंशन से बाहर निकल सकते हैं। अभी फ़िलहाल देखें तो रिलायंस पावर में ये अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो अच्छा मौका है, खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या करा है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 24.99% के आसपास थी। देख लो कि जून में 2023 में जो सितंबर में 24.49% के आसपास आई, कुछ होल्डिंग ट्रिम हुई और दिसंबर में ये 24.49% के आसपास आई। फिलहाल मार्च में 23.24% के आसपास होल्डिंग है। तो इसके पीछे देखिए इन्होंने इक्विटी जारी किया ऑथम इन्वेस्टमेंट फंड को। वैसे ये 9% होल्डिंग थी 2 साल पहले, इन्होंने इसको 25% तक भी लाए, तो ये एक ईमानदार पहल है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो जून में देख दो कि 0.11% के आसपास थी, सितंबर बढ़ के 0.17% हुई और दिसंबर में ये 0.19% हुई। लगातार 3 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई, लेकिन जैसे स्टॉक की प्राइस बढ़ी म्यूचुअल फंड ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। 0.2% के आसपास होल्डिंग आई है मार्च में, तो म्यूचुअल फंड की तरफ से अपना प्रॉफिट बुक किया गया। और इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ उनकी 2.87% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में ये 2.81% होगी और दिसंबर में अनचेंज थी। फिलहाल 2.67% होल्डिंग है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है, स्टॉक में तेजी बनी, उसका फ़ायदा उठाया गया मार्च में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें एफआई की, तो देखो कि 7.34% की होल्डिंग थी जून में, जो 7.66% हुई सितंबर में और देखो कि दिसंबर में 8.37% तक पहुँच गई। लगातार दिसंबर तक एफआई ने अपना निवेश बढ़ाया, लेकिन मार्च में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कुछ बेची और प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा निवेश है। 7.89% होल्डिंग देख सकते हो कि इस समय एफआई की है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की होल्डिंग की बात करें तो 0.14% की होल्डिंग थी जून में, जो देख सकते हो कि सितंबर में भी यहाँ पे अनचेंज आपको दिखाई देगी। इस बार देखें तो मार्च में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी बैंक ने होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ा दी है। यहाँ पे देखो कि 1.94% की होल्डिंग हुई है, तो काफ़ी बड़ा निवेश बढ़ा है इस समय, देख सकते हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग काफ़ी घटी है। देख लो कि 55.76% की होल्डिंग थी जून में, जो अब देख सकते हो कि इस समय घट के यहाँ पे 51.07% तक आ गई। तो काफ़ी इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी कम हुई है, लेकिन अदर्स की होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है। ये 8.79% की होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 12.99% के आसपास आ चुकी है मार्च में। तो कुल मिला के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए। कंपनी बहुत जल्द यानी 2024 में कर्ज मुक्त हो जाएगी और उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी आईपीओ ही इसका 2008 के पहले जब आया था तो उसकी प्राइस 500 के आसपास रखी गई। इस हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यू है, दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।